एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक सर्कम सर्कल है। क्या है? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब होता है कि कोई पॉलीगन है। अब पॉलीगन कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, कुछ भी। तो उसके वर्टेक्स से होके गुजरता है और वो जो फिगर है पॉलीगन वो सर्कल के अंदर है। कहता है कि सर्कम सर्कल का रेडियस ए है और इसके अंदर एक स्क्वायर दिखाया गया है जिसमें करंट है। बताना ये है बेटा कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या वैल्यू होगी, यही हम लोग को बताना है। आप क्वेश्चन पढ़िए। A thin circular frame of radius A is made of insulating material. A square loop is constructed inside it. If the loop is carrying current I, magnetic induction at geometrical center O will be. बेटा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक चीज याद रखिए। क्या याद रखेंगे? कि अगर कोई पॉलीगन है जो n साइड्स का है, रेगुलर पॉलीगन, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है n साइड्स के पॉलीगन का, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वो फील्ड होता है बेटा n टाइम्स, जहां n उसका साइड है, म्यू नॉट आई बाई पाई ए। ए उसका साइड है और ये n नंबर ऑफ साइड है। कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें? इंटू साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन है नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स की संख्या, और ए है पॉलीगन का साइड। यहां पे बेटा स्क्वायर है तो n तो 4 है। ए जो है यहाँ पे साइड की लंबाई है, जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है सर्कल का रेडियस। रेडियस तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम डी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। डी को आप समझिए कि साइड की लंबाई है, क्योंकि ए और ए में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसको डी को हटाएंगे, ये साइड की जो लंबाई है उसको हम रेडियस की मदद से हटाएंगे। बेटा ये हमने डी मान लिया। यदि यहां से इसको हम मिला दें ऐसे, ये मिला दें ऐसे, तो देखिए ये 90 डिग्री है। चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका डायगोनल ये 45 पे होगा, तो ये भी 45 है और ये भी 45 है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो लेंथ है हमारा, ये जो लेंथ है हमारा, इसको हम निकालेंगे ए की मदद से। देखिए ये तो d/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा d है तो ये d/2 हो गया यहां से यहां तक ये वाला। तो साइन 45 को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 दिस इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे बताइए? p/h। तो d/2a, d/2a, और यही d हमको चाहिए बेटा। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस a साइन 45 का वैल्यू 1/√2। √2 से कैंसिल हो जाएगा तो √2a हो जाएगा d की जगह। तो आइए इसको हम पुट कर देते हैं। ये हमने रेडियस के टर्म में साइड्स को कैलकुलेट कर लिया। तो b जो हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड b, ये हो जाएगा हमारा n, एक मिनट वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा n4 था म्यू नॉट आई अपॉन पाई, डी हम निकाल चुके थे √2a, और ये हमारा n4 है, स्क्वायर है, तो π/4 साइन π/4 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, और tan π/4 की वैल्यू होती है 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये यहाँ 4 करेंगे तो π/4 45 डिग्री आ जाएगा, तो 1 छोड़ दिया। ये 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा ट्वाइस म्यू नॉट आई बाई पाई ए। यही हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ट्वाइस म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा इसका ऑप्शन हो गया। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ऐसे याद कीजिए कि यदि हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसका साइड n है, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सेंटर पे
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर उसमें करंट पास कराया जाए तो n टाइम्स, जहां n है नंबर ऑफ साइड्स, म्यू नॉट आई बाई पाई डी, डी है उसका साइड की लंबाई, साइन पाई बाई एन इंटू टेन पाई बाई एन। और इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है, इसका यूज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, मस्त रहिए, कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ठीक है ना, चलेगा ना, चलेगा क्या, दौड़ेगा है, चलिए। अच्छा बच्चा लोग, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सेमी इनफाइनाइट जो वायर्स होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद है, तो बच्चा लोग बोलता है यस सर। देखिए एक फॉर्मूला जरा समझिए, तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए इस प्रकार से कि यदि आपके पास कोई एक वायर है, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इसको डैश डैश करके बढ़ा लीजिए पीछे, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर लीजिए, ये हो गया आपका डी। अब वायर के दोनों एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और यदि ये एंगल कुछ अल्फा है, एक एंड का एंगल, और जो दूसरा एंड है आखिरी छोर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आखिरी छोर इसको बोल रहे हैं, ये यदि पूरा बीटा है तो बी का फॉर्मूला याद रखिए कि बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। डी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से वायर पे जिस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है। बीटा अल्फा क्या होता है, ये एंगल है दोनों छोर का इस पॉइंट पे, दोनों छोर को मिला देना है उस पॉइंट से, और डी के साथ एंगल देख लेना है इस लाइन का, जो लाइन मिला रहे हैं एंड से। इस फॉर्मूले को बेटा आप याद रख लीजिए। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो दोनों एंगल है डी के एक ही तरफ है, डी के एक ही तरफ है। अगर यही डी के नीचे भी ये लाइन रहता तो ये एंगल माइनस हो जाएगा, तो यहाँ साइन प्लस आ जाएगा। जैसे अगर यही वायर यहाँ से न शुरू होकर नीचे जाता तो ये जो अल्फा एंगल बन रहा था वो नीचे बन जाता, हमारे एंगल के अपोजिट बन जाता, तो यहाँ अल्फा में माइनस लेने से प्लस हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाता है साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए, इससे सारा निकल जाएगा, ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारे पास एक वायर है, ये वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन यहां से शुरू होता है। कहता है कि इसका इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अब देखिए बेटा, जब एक छोर लापता है ना, दूसरा छोर जब लापता है इसका आखिरी छोर, तो बीटा तो इसका 90 डिग्री हो गया। जब भी छोर एक लापता हो जाए तो उसका बीटा, ये वाला जो एंगल है ये 90 हो गया। अल्फा कितना होगा और डी कितना होगा, यही ढूंढना है इस क्वेश्चन में। तो डी हमने क्या बताया था, ये बताइए। डी हमने बताया था कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे, वायर के लाइन पे। इस वायर को हमने पीछे बढ़ाया ऐसे डॉट डॉट, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, यही हमारा बेटा डी हो गया, ये डी हो गया। अब ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी 45 का होगा, ये 90 है तो ये भी 45 का होगा। तो बेटा ये दूरी हमको पता है, ये आर है और ये एंगल 45 है, ये 45 है। तो ये जो हमारा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस 45। ये निकालिए, साइन थीटा बराबर पी बटा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच कर दीजिए। एच पता है, बेस निकालना, तो ये हो जाएगा आर कॉस 45, आर कॉस 45 इस ट्रायंगल से। तो इस फिगर में डी हमारा हो जाएगा आर कॉस 45, आर बाई रूट 2। ठीक है ना बच्चा लोग, अगर दिक्कत है तो आप यहां से लिखिए cos 45 d बाई एच, तो d बटा आर, तो d बराबर आर cos 45 आ जाएगा। अब क्या है बेटा कि इसका जो एक छोर यहाँ पे है, हमने कहा था कि अल्फा बीटा कैसे देखते हैं, एक छोर को उस पॉइंट से पहले मिला देना है जहां फील्ड निकालना है। तो ये छोर को यहाँ पे हमको फील्ड निकालना है, यहाँ से मिला दीजिए, ये मिला लेते हैं, इस छोर को यहाँ से मिला लिया। अब मिलाने के बाद ये जो लाइन मिला उसका डी के साथ एंगल देखना है, तो ये तो एंगल देख ही रहे हैं 45 डिग्री है, और दूसरा छोर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया। पुट कर दीजिए ना, आ गया डी, तो डी का वैल्यू हो जाएगा
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी का वैल्यू हो जाएगा आर बाई रूट 2, साइन 90 तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है, ये हो गया। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई एक तो रूट 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 पाई आर इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये रूट टू मिलकर 2 से 2 4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रूट 2 माइनस 1, यही इसका बेटा आंसर हो जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रूट 2 माइनस 1। और फिर देखने का तरीका क्या है कि आप दाहिना हाथ निकालिए और पहले अपने 4 फिंगर को डिस्टेंस की तरफ रख दीजिए, पहला। और दूसरा काम कीजिए कि थंब करंट की तरफ, पहले डिस्टेंस को फिंगर कर लीजिए। तो आइए डिस्टेंस को फिंगर कर लिए, लेकिन करंट हमारा उल्टी दिशा में हो गया, करंट इधर है जबकि हमारा हाथ का इधर है, तो हाथ को उलट लीजिए, ऐसे है ऐसे। तो ये हो गया फिंगर डिस्टेंस की तरफ, करंट की तरफ, ये आप इसको मोड़िए, किधर आ रहा है, बाहर, तो बाहर फील्ड हो जाएगा, आउट ऑफ द पेपर, लिखा भी था आउट ऑफ द पेपर। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, जिसको हमने थ्योरी भी थोड़ा समझा दिया आपको। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब वायर का दोनों एंड डी के एक ही साइड हो, जैसे यहाँ डी है डिस्टेंस, यहाँ भी देखिए डी डिस्टेंस के एक ही तरफ हो दोनों एंड। अगर एक एंड डी के उस तरफ और एक एंड डी के इस तरफ हो तो यहाँ प्लस होता है। यहाँ पे डी है मेरा डिस्टेंस, और वायर यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, तो इसका दोनों छोर डी से एक ही तरफ है, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा गया। और बीटा किसको माने, तो करंट के डायरेक्शन में चले जाइए, जो आखिरी पॉइंट होगा वही आपका आखिरी एंड है, उसी का एंगल एक बीटा होता है। समझ में आई बात। तो इतना तोड़ तोड़ के मैंने आपको बताया, आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इस फॉर्मूला को याद तो रखता है, लेकिन क्वेश्चन लगाने की बारी आता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे लगाए, तो हमने आपको सिखा दिया है। बच्चा लोग, एक क्वेश्चन जो अभी हम लोग के सामने आया है, ये क्वेश्चन में कहता है कि एक लूप है, ये लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में स्क्वायर लूप को रखा गया है, और उस लूप का जो साइड का लंबाई है वो L है, उस लूप में करंट भी है, और इसको फील्ड में रखा गया है, और फील्ड में यहाँ x आ रहा है, x कोऑर्डिनेट आ रहा है, फील्ड z की तरफ है, तो वेरिएबल फील्ड होगा, ये फील्ड वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है। कहता है कि इस लूप पे फोर्स बताइए, कुछ बच्चा बोल देता है कि 0 फोर्स होगा, क्योंकि लूप पे उसने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी करंट करेंगे लूप पे 0 फोर्स होता है। वो तब होता है जब यूनिफॉर्म फील्ड हो, फील्ड एक समान हो। यहाँ पे फील्ड वेरिएबल है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए बेटा, इसको ऐसे समझते हैं, 4 साइड है, चारों पे बारी बारी से विचार करेंगे। सबसे पहले ए बी साइड पे यदि हम आते हैं, ए बी साइड पे ए बी के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे फील्ड देखिए, ये वाई वाली लाइन है, वाई में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसको 0 कर दीजिए। तो इसको 0 कर दीजिएगा तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा हमारा 5b0k, ये फील्ड हो गया 5b0k। अब बेटा ये फील्ड इस पूरे वायर में कांस्टेंट है, पूरे ए बी पर कांस्टेंट है। क्यों क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें तो एक्स गायब हो गई। तो कांस्टेंट फील्ड में जो फोर्स होता है ना किसी वायर के ऊपर, उसका फॉर्मूला होता है IL क्रॉस बी। IL क्रॉस बी, IL वेक्टर लेते हैं करंट के डायरेक्शन में, नीचे है, और बी हमारा के की तरफ है, इधर है, इधर बी है के की तरफ, और ये है नीचे। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा। तो ए बी साइड पे जो हमारा फोर्स लगेगा, आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, इसमें करंट आई है, लेंथ को आप ऐसे लिख दीजिए IL डायरेक्शन माइनस जे क्रॉस बी की जगह 5b0k, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया -5IL v0, और जे क्रॉस के क्या होता है,
आई होता है ना, होता है कि नहीं होता है, यानी कि आई के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आई कैप एक्स की तरफ। ऐसे भी देखिए आई एल इधर है और बी इधर है, इधर है, तो आई एल क्रॉस बी करेंगे, आई एल क्रॉस बी, और सीधे भी देख सकते हैं, ऐसे देखिए आई एल इधर है और बी बाहर है, तो आई एल इधर है और बी बाहर है, तो जब आप आई एल क्रॉस बी करेंगे तो इधर आएगा और यहाँ माइनस है, मतलब माइनस आई में फोर्स आएगा, तो ये सही है। अब बेटा जब सीडी पे काम करेंगे तो ये जो सीडी है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई से दूरी, या एक्स जेड वाई जेड प्लेन से दूरी को एक्स बोलते हैं, तो ये मेरा है वाई जेड प्लेन, तो इसके हर पॉइंट पे दूरी तो सेम ही होगा, तो यहाँ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, एक्स की जगह एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जब हम सीडी साइड की बात करेंगे फॉर सीडी, तो बी यदि हम निकाल लें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये दूरी एल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ, तो ये 6 बी नॉट के हो जाएगा भैया, तो फील्ड ये आ जाएगा। अब यहाँ भी एक्स गायब हो गया, यहाँ भी फील्ड कांस्टेंट, फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे कांस्टेंट फील्ड में, एफ जो सीडी पे लगेगा आई एल क्रॉस बी, आई एल हमारा ऊपर की तरफ है, बी बाहर की तरफ है, के की तरफ है, 90 डिग्री का एंगल है, सीधे आई एल बी लिख दे सकते हैं, आई एल बी, ये आई एल बी हो जाएगा, ए बी साइन थीटा होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, और बी कितना है 6 बी नॉट, तो यह जाएगा 6 आई एल बी नॉट, और डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहे तो आप देख सकते हैं आई एल क्रॉस बी, आई एल यहाँ ऊपर है, बी हमारा ये के की तरफ है, तो आई एल क्रॉस बी करेंगे तो आई की तरफ होगा डायरेक्शन, आई की तरफ, आई कैप हो गया बेटा। अब बच गया सीडी और बीसी। बेटा देखो अगर एक पूरे वायर पे हम देखें बीसी पे, तो आई एल क्रॉस बी नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पूरा वायर जो है कांस्टेंट फील्ड में नहीं है, यहाँ का फील्ड कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, क्योंकि सब जगह का एक्स बदल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो जब कोई चीज वेरी करता है किसी के साथ, तो उसका स्मॉल वैल्यू लेकर सोचा जाता है, एक्स के साथ ये वेरी कर रहा है, तो एक डीएक्स लेंथ का हम वायर लेंगे यहाँ, ठीक। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो आई एल क्रॉस बी जब आप करेंगे तो आई एल इधर है और बी बाहर की तरफ है, ऐसे है, आई एल इधर बी बाहर, आई एल क्रॉस बी करेंगे फोर्स ऊपर आ जाएगा बेटा, यहाँ इधर फोर्स आ जाएगा, आई एल क्रॉस बी करने पे आई एल क्रॉस बी ऊपर आ जाएगा फोर्स, और यहाँ पे जब देखेंगे ऐसा ही डीएक्स लेंगे सेम सिमेट्रिक पीस, तो यहाँ आई एल क्रॉस बी जब करेंगे तो नीचे हो जाएगा, तो ये दोनों फोर्स बेटा कटते चला जाएगा, यहाँ हर पीस का फोर्स यहाँ से कट जाएगा, यहाँ वाला यहाँ से कट जाएगा, तो एक एक पीस का फोर्स कटते चला जाएगा, तो ये दोनों मिला के नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बस यही दोनों फोर्स रहेगा। तो एफ नेट कितना हो गया बेटा, एफ नेट हो जाएगा हमारा, इसको ऐड कर दीजिए ना, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो आई एल वी नॉट, दिस इज द आंसर, यही नेट फोर्स हो गया, आई एल वी नॉट, आई एल बी नॉट, ऑप्शन सी, यही आंसर होगी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया गया एक्स के साथ, तो बच्चे से गलती क्या होती है कि आई एल क्रॉस बी सीधे लिख देता है, नहीं, यदि फील्ड वेरिएबल है तो आप आई एल क्रॉस बी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, तो थ्योरी भी क्लियर होते जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं, तो आइए आज एक और क्वेश्चन की तरफ चलो। बेटा एक क्वेश्चन नीट में इसने पूछा गया है, इस क्वेश्चन को, इसमें कहता है कि 3 वायर है ए बी सी, तीनों के तीनों लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है, और इस तरह से रखा है, ऐसे मेरे पेन की तरह मेरे बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और सभी में इक्वल करंट है, इक्वल करंट है, और करंट बाहर की तरफ है, डॉट से दिखाया हम तो बाहर की तरफ। तो कहता है कि जो मिडिल वायर है ये वाला, इसके यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना होगा, यूनिट लेंथ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका यूनिट लेंथ लेंगे तो कितना फोर्स लगेगा।
बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दो वायर हम लेते हैं, लॉन्ग वायर, और सेम डायरेक्शन में करंट हो, तो ये वायर्स एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और जो फोर्स होता है ना, वो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है F, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ वो होता है म्यू नॉट I1 I2, जहां I1 I2 इसमें करंट है दोनों वायर में, अपॉन ट्वाइस पाई डी, यही होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, जहां डी इन दोनों वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। और एंटी पैरेलल करंट रिपेल करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है इसी फोर्स से। तो यहाँ पे जब हम काम करेंगे ना, तो ये दोनों में करंट ऐसे है, बाहर की तरफ पैरेलल है, और इसमें फोर्स देखना है। तो इसको ये क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। मान लीजिए F1, वो फोर्स कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 की जगह I ही है, सेम करंट है, तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई डी। अब इस वायर को देखेंगे, ये इसको क्या करेगा? तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर F2 फोर्स से। लेकिन यहाँ भी डी भी सेम है और करंट भी सेम है, तो ये दोनों फोर्स वैल्यू में सेम हो जाएगा। कुछ बच्चा बोलेगा कि ये भी तो फोर्स लगाएगा सीट पे। हाँ लगाएगा, लेकिन उससे हमको नहीं मतलब है, क्योंकि पूछा है बी पर फोर्स। तो नेट फोर्स जब निकालेंगे ना बेटा, एफ नेट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे है और इक्वल है, तो √2F1 हो जाएगा, √2F1। तो एफ नेट हो जाएगा हमारा, दिस इज √2, और फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट I1 I2 की जगह I स्क्वायर बाई ट्वाइस पाई डी। यही बेटा आंसर हो जाएगा, √2 म्यू नॉट I स्क्वायर बाई पाई डी। एक रूट से कटा भी सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर बाई √2 पाई डी, म्यू नॉट I स्क्वायर बाई √2 पाई डी। यही ऑप्शन आ गया। तो आज इतना ही क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आज के क्लास में न सिर्फ आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बल्कि इस क्वेश्चन की मदद से जो हमने थ्योरी पढ़ाया, वो थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इतना ही पर डे अगर सीख लें तो बहुत सीख जाएंगे हम लोग, और बहुत अच्छा कर जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। मैं कुछ और क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा जेईई मेन और नीट के लिए 2026 के लिए। बने रहिएगा, लाभ हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।